हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में पूरा खत्म कर दिया हूँ, जो 5-7 वीडियो में दे करके, और उसका न्यूमेरिकल भी 7 वीडियो में धीरे धीरे दिया गया है। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 2 में है 11 के। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम देखते हैं कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एज लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसका अरेंजमेंट एटम में कैसे कैसे है, वह किस तरीके से मिल करके हमारा एटम का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन प्रेजेंट होती है, वह सब स्ट्रक्चर में हम उसका स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, या अदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हम सब इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू स्टडी करेंगे। अब देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें जो पहला सबसे अधिक बोला जाता है कि इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आए कैसे, तो जो सबसे पहले कहा गया था कि एटम इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। जो भी एटम है इट इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। मतलब कोई भी जब तक वो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो वहाँ पे बताया गया था कि एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो भी आपका मटेरियल बनेगा वो मूलभूत से एटम से ही बना होगा, मेनली एटम से ही वो बनता है। एटम से कोई भी छोटा पार्टिकल नहीं था, ऐसा पहले कहा गया था। उसके बाद जब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल के बाद हुआ कि अच्छा वहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो एटम वर्ड क्या आया, एटम वर्ड आया कहाँ से, एटोमियो से। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एटम वर्ड ही आया एटोमियो से। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल। एटोमियो का मतलब अनकटेबल या नॉन डिविजिबल या इंडिविजुअल जिसे बोलते हैं, इंडिविजुअल। मतलब उस एटम को न तो काटा जा सकता है न ही उसे डिविजिबल किया जा सकता है। इसी के नाम के बेसिस पर वह एटोमियो से चेंज हो गया, एटम एटोमियो से चेंज हो गया। वो एटम इट इज ए ग्रीक वर्ड एटोमियो। एटोमियो का मीनिंग होता है अनकटेबल या इंडिविजुअल पार्टिकल। मतलब उसे ना तो काटा जा सकता है न ही उसे डिविजिबल किया जा सकता है। इसी बेसिस पर कहा गया था कि एटम इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल। वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल है। वो किस बेसिस पर, इसी एटोमियो, एटम मतलब अनकटेबल के पार्टिकल। सॉरी, उसके बाद आए एटोमियो की हिस्ट्री में, उसके बाद आया डाल्टन। डाल्टन ने भी अपना हिस्ट्री दिया था इसी पर कि इन्होंने डाल्टन जो थ्योरी थी वहाँ पर भी बताया गया था, जो लास्ट वीडियो भी दिया हमने कि एटम के इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। उन्होंने पहला जो पोस्टुलेट दिया था एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। सेकेंड जो पोस्टुलेट उनके थे कि उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कंपाउंड एटम है इट है तो डिफरेंट करेक्टर। सभी कंपाउंड एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग करेक्टर होते हैं। एटम अलग अलग उसके करेक्टर होते हैं, चाहे उसके मास में ही डिफरेंस हो पर वो अलग अलग होंगे। तीसरे उसमें जो कहे गए थे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो अलग अलग एलिमेंट के वो फिक्स रेशियो में मिक्स होने से ही वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कि मतलब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा यदि वह अलग अलग एलिमेंट फिक्स रेशियो में वह रिएक्ट करे या कंबाइन करे तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और उन्होंने एक और पोस्टुलेट दिए थे एटम के थ्रू कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट स्टार, इट ओनली रीऑर्गेनाइज इन योर रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होगा वह रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम 2 है, कहीं पर 4 है, पर वहां पर एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू द डाल्टन। रेडियो एक्टिव में जो होता है वो अलग की बात है। तो यह डाल्टन की पोस्टुलेट थे और डाल्टन्स के इसी थ्योरी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। डाल्टन के जो इस थ्योरी था उसे क्या कहा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ तक जो एटम के बारे में स्टडी किया गया वह सब स्पेकुलेशन थे, मतलब ओनली विचार दिए गए थे, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था।
अब आया एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए कि कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वो एक्सपेरिमेंटल डाटा स्टार्ट हुआ। अब उस एक्सपेरिमेंटल डाटा में देखा गया कि जैसे सबसे पहले जब ऑब्जर्व हुआ कि नहीं एटम से भी छोटे पार्टिकल होंगे, तो वह कहाँ से बात है? वह बात है कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जब साइंटिस्ट ने कहा नहीं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और उन सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम दिए गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these are the subatomic particle of the atom। वह आफ्टर द एक्सपेरिमेंट के बाद वह दिया गया। अब कैसे कैसे इसका क्या प्रोसेस है वह अभी बताया जाएगा। अब आया क्या हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल पर वह दिया गया। इन सब एटॉमिक पार्टिकल में जैसे हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या है, इस सब एटॉमिक पार्टिकल में भी आता है आपका डाल्टन्स का नाम, कि इन्होंने जो थ्योरी दिए थे वह कहाँ कहाँ अप्लाई थे और कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई थे। जैसे उन्होंने जब दिए थे लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन में, फिर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, वहाँ पर भी उनकी पूरी वह जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन मास मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में जो मास का कंजर्वेशन होता है वह एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे न करके वह डाल्टन्स के थ्योरी को पूरा फॉलो करते थे। सेकंड था कि कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब कोई भी आप कंपाउंड कहीं से भी लीजिए उसमें जो कंपोजिशन का होता है वो कांस्टेंट रहता है। कि आप वाटर आप तो आप अपने घर से लीजिए या पॉन्ड से लीजिए या रेन वाटर लीजिए, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे वो परसेंटेज सेम होंगे। ऐसा बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपोजिशन भी सेम होता है। सेकंड था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब दो एलिमेंट मिक्स करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो एक रेशियो मल्टीपल प्रोपोर्शन में ही बनाते हैं। यहाँ तक डाल्टन की बात सही थी, पर जब उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आया कि कोई भी ग्लास हो या इबोनाइट हो, ध्यान से सुनिएगा, ग्लास और इबोनाइट को यदि वो फर पे रब किया जाए मतलब रगड़ा जाए फर पे, तो वहाँ पे कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। वह इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन क्यों हुआ वह डाल्टन्स ने नहीं बता पाया। कि कोई भी ग्लास हो या इबोनाइट हो यदि उसको फर पे रगड़ा जाए, फर पे वो रब्ड किया जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है। वह इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई इसका एक्सप्लेनेशन डाल्टन ने नहीं दिया, या कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा तो था नहीं। अब यहाँ पे आया एक्सपेरिमेंटल कि वह इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से, तो वहाँ पे बोला गया कि कुछ एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं जो कि एक दूसरे में ट्रांसफर हुए। जब हमने ग्लास या इबोनाइट को फर पे रब किया गया तो कुछ ग्लास इबोनाइट से या फर से वह ट्रांसफर हो गए, जो एटम से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल वह एक ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर होने से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ वहाँ से एक्सपेरिमेंटल डाटा आया और वहाँ से वह सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जनरेट हुई। अब यहाँ पे आया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रेजेंट है। अब आता है उसके बाद कि जो एटम है उसके क्या बिहेवियर है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या बिहेवियर है। तो वहाँ पे है लाइक पार्टिकल टू बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जैसे है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव है, अभी आगे बताया जाएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दिस इज द न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर क्या है उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखेंगे। तो बिहेवियर की चार्ज पार्टिकल है कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ये पूछता है कंपटीशन में, लाइक चार्ज
repel to each other. Like charge repel to each other, and unlike charge and unlike charge attract to each other. Unlike charge attract to each other. इसी से कई बार क्वेश्चन आपके नीट में भी आए हैं और आईटी में। वहां पर यह ध्यान देना, यह जो बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल आते हैं, कि चार्ज पार्टिकल की बिहेवियर क्या है, इसी से क्वेश्चन है। यह लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यह पूछा गया कि हमने कैसे भी किसी को पहचानेंगे कि वह सेम चार्ज है। तो कहेंगे अगर रिपेल्सन कर दिया तब तो वह सेम चार्ज है, अट्रैक्शन कर दिया तो क्या वह डिफरेंट चार्ज है? नहीं। यहाँ पर यही चीज है कि वह हमेशा रिपेल जो करता है वही बताता है कि वह सेम चार्ज है। अट्रैक्शन आपको अदर चार्ज में भी करता है और न्यूट्रल में भी करता है, इंड्यूस करके। जैसे अट्रैक्शन इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर इज ए अपोजिट चार्ज या एंटी चार्ज। जैसे यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही रिपल्सन होगा, वह रिपल्सन ही उसका मेन चार्ज कैरेक्टर बताता है कि अगला भी जो है वह पॉजिटिव है। यदि वो अट्रैक्ट किया तो वह निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसलिए वो अट्रैक्शन जो होता है वह नहीं बताएगा कि हाँ ये अपोजिट चार्ज से ही वो अट्रैक्शन करता है, न्यूट्रल से भी अट्रैक्शन कर सकता है, पर रिपल्सन हमेशा सेम चार्ज से होता है। इसीलिए बोला गया कि रिपल्सन टू ईच अदर जो होते हैं वहां पे सेम चार्ज ही होगा, और अट्रैक्शन जो होता है वो अपोजिट चार्ज से या फिर वो न्यूट्रल से, या बोलते हैं वही अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। हाँ, यह देखें अभी लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। अब इस पर देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि जो भी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे जो है फैराडे के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। फैराडे ने स्टार्ट किया कि इन्हें डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज in a partial evacuated tube that is called the cathode ray discharge tube। अब जो स्टडी इन्होंने किया डिस्चार्ज पे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। Faraday began to study electricity discharge in partial evacuated tube is known as cathode ray discharge tube। अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है ये देखें कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक किस तरीके से ट्यूब बनाए। इस ट्यूब में इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम पंप, ये हो गया नॉब लगा हुआ वैक्यूम पंप है। यहाँ पर यह ध्यान देंगे ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में बैटरी का पॉजिटिव मींस लार्ज मींस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट
और यहाँ पे वो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब इसमें देखेंगे, अब ये जो देखेंगे ये कैथोड रे ट्यूब है। यह कैथोड रे ट्यूब पूरा आपका क्या है, यहाँ पे ग्लास से बना है। टू यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों जो फाइन पीसेस ऑफ द मेटल है, यह जो पॉजिटिव एंड से जुड़ा है इसको बोलते हैं एनोड। यह पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ क्या बोला जाता है, एनोड। और जो नेगेटिव एंड से जुड़ा है वह बोला जाता है कैथोड। नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ बैटरी के दैट इज द एनोड, एंड पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ जो है वह क्या है, वो आपका एनोड है। यह पंप है जो टू वैक्यूम पंप, मतलब इसे हम प्रेशर यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रेशर कम या अधिक कर सकते हैं कि गैस जो भी इसमें फिलअप है उसका प्रेशर कम कर दें या फिर अधिक कर दें, यहाँ से गैस को भर करके बढ़ाया जा सकता है। इट इज टू हाई वोल्टेज, यहाँ पे हम बैटरी लगाए हैं टू हाई वोल्टेज के लिए, हाईली वोल्टेज, हाई वोल्टेज कि जो भी हम यूज करेंगे वहां पे क्या है, वो हाई वोल्टेज या हाईली वोल्टेज का हम यूज करेंगे। अब ये देखेंगे वो किस तरीके से डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले इसमें है क्या कि टू पीसेस ऑफ द मेटल दैट इज वन इज कॉल्ड द एनोड एंड अदर इज कॉल्ड द कैथोड। ये पूरी ग्लास का बना हुआ होता है, इसमें टू मेटल पीसेस हैं, एक आपका कैथोड है और एक एनोड है। यहाँ पर गैस से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन के लिए तभी जनरेशन होगा जब प्रेशर पंप यहाँ से पंप से प्रेशर लो कर दें और वोल्टेज हाई कर दें। जितना लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज देन द इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई वायर नहीं है, ओनली गैस है। तो अब उस गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यहाँ पे प्रेशर को लो करना पड़ेगा और क्या होगा, हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, तभी वह आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। अब यहाँ पे है तीसरी, यदि हमने हाई वोल्टेज सप्लाई कर दिया, हाई वोल्टेज या सप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वह कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट जो होगा, क्या वह हमको दिखाई देगा? ऐसा तो है नहीं कि वह ऑब्जर्व होगा। तो इसके ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे जो कैथोड से एनोड की तरफ होगा, इसमें बीच बीच में पोर कर दिए जाते हैं, मतलब बीच बीच में ऐसा छेद पोर कर दिए जाएंगे, और बीच बीच में पोर करने के बाद यहाँ पर हम फास्फोरेसेंट मटेरियल जो होते हैं इसकी इस पर लगाते हैं। यह फास्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, जिंक सल्फाइड फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा देते हैं। अभी जिंक सल्फाइड में जब ये कैथोड रे आएगा, कैथोड एक प्लेन जो यहाँ से पड़ेगा वो इस पर जाएगा, और जो सपोज इस पर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब कैथोड रे पर जो कैथोड एनोड की जो प्लेट पर पड़ेगा वह तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो इस पोर से आगे निकल जाएगा वह यहाँ पे होगा। और फास्फोरेसेंट मटेरियल जो जिंक सल्फाइड है वहां पर वह चमक उत्पन्न होगा, जिससे इंडिकेशन होगी कि वह कैथोड रे है, कैथोड रे है। अब इस कैथोड रे से क्या क्या, वह तो हमने इंडिकेशन कर लिया, चेक कर लिया कि वह कैथोड रे है। कैथोड रे इंडिकेशन के बाद किस तरीके से इसका रिजल्ट बन करके आया। इस कैथोड रे डिस्कवरी में 5 इसके रिजल्ट बन के आए, जो कंक्लूजन बन के आए। उस कंक्लूजन के लिए पहले जो कंक्लूजन थे कि जो भी कैथोड रे हैं वह कैथोड रे कैथोड प्लेट से होकर के एनोड प्लेट की ओर चलते हैं। मतलब जो यह रे हैं वह कैथोड प्लेट से होकर के एनोड प्लेट की ओर चलते हैं। मतलब यहाँ से वह सर्किल के फॉर्म में पूरे वह चलेंगे, तो वह आपके कैथोड प्लेट से होकर एनोड प्लेट की ओर चलेंगे। अब सेकेंड है कि यह जो कैथोड से एनोड की ओर चलेंगे वह ऑब्जर्व कहाँ होगा, तो अभी हमने बताया यह जो पोर पार्ट होगा, जैसे इसके बीच में पोर है, यहाँ पर पोर कर दिया, यहाँ पर पोर कर दिया। अब यह जो बीच में पोर है वह आके फास्फोरेसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करेगा, फास्फोरेसेंट मटेरियल को टकराएगा, जिससे वहाँ पे चमक लाइटनिंग जो है जनरेट होगी, और वह इंडिकेशन देगा कि लाइटनिंग तो यहाँ से होगा नहीं,
यहाँ से जो जाएगा वो इधर जाएगा, और ये जो कोर से आगे गया है वो लाइटनिंग हुआ, मतलब वो कैथोड रे वहां पर वो स्ट्राइक कर रही है, तो कुछ तो रे है जो इसके पीछे जाके स्ट्राइक की, वो कैथोड रे है, वो लाइटनिंग से ऑब्जर्व होता है। तीसरे पार्टिकल है, तीसरा जो इसका रिजल्ट है कि यदि यह रे है, इस रे पर हम हाई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए, जैसे यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए, तो यह रे टर्न हो जाती है, बिहेव करती है एज लाइक द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यह क्या होगा, एज लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगी। जैसे यदि हमने यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेट लगा दिया, तो यह मूव कर जाएगी पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि यह निगेटिव चार्ज बिहेव करती है। और यदि कोई भी इलेक्ट्रोड न लगाए, मतलब कोई भी वह मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड न लगाए, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाके वहां फास्फोरेसेंट मटेरियल से स्ट्राइक करेगी। तीसरा और मेन लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह जो कैथोड रे है वह किसी भी मेटल पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड लिए हैं, कि यहाँ पे सीरियम इलेक्ट्रोड है, पोटेशियम है, सोडियम है, या एनी अदर कोई प्लेटिनियम है, वह इलेक्ट्रोड किस मेटल का है, इट डज नॉट डिपेंड। एंड विच टाइप ऑफ द गैस, इसमें जो गैस फिलअप है प्रेशर के लिए, वह कौन सी गैस ली गई है, इस पर भी वह डिपेंड नहीं करता है। मतलब कैथोड इंडिपेंडेंट ऑन द गैस पार्टिकल एंड देयर इलेक्ट्रोड। इस तरीके से वह, और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, कैथोड रे से जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसी को बोला गया क्या, इलेक्ट्रॉन। इसी को इलेक्ट्रॉन बोला गया, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से बताया गया। यह फैराडे द्वारा पूरा एक्सपेरिमेंट करके वो पूरा सर्किट दिया गया था। अब यह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू वॉच द फर्स्ट टाइम, देन सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय।